देखो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो हम लोग पिछला क्लास में ख़त्म किए थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसी को ख़त्म किए थे ना हम लोग। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ख़त्म किए थे। वो क्या बोला था कि जितना सॉल्यूट का मतलब मोल फ्रैक्शन होगा उतना मतलब वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होने वाला है। हम लोग उस समय बात किए थे कि एक लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, दोनों का मतलब समझे थे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। एक बार सवाल जो था वो फिर से ट्राई करना। तुम बोल रहा है सवाल ट्राई नहीं किया है, तो एक बार फिर से ट्राई करना, नहीं बनेगा तो फिर बात करेंगे हम लोग आज दूसरा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में यहाँ समझने की कोशिश करना कि क्या बोलता है ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। जैसा कि नाम सजेस्ट करा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। यदि हम कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम मिक्स करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो पहले प्योर फॉर्म में था सॉल्वेंट विथ सॉल्वेंट increases the boiling point as compared to pure solvent के कंपैरिजन में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। जैसे कि मान लो पानी है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट है मान लो 100 डिग्री सेल्सियस। यदि उसमें नमक मिला देंगे तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो पहले के कंपैरिजन में क्या होगा, बढ़ जाएगा। पहले कंपैरिजन में क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हम लोग याद होगा कि हम लोग बॉइलिंग पॉइंट पढ़े थे कि क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन पे बात किए थे हम लोग। तो बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर होता था जिस पर वेपर प्रेशर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों क्या हो जाता था, अंदर का जो वेपर प्रेशर है एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता था। तब हम उसको क्या बोलते थे, बॉइलिंग पॉइंट। याद आ रहा है, हम लोग डिस्कस किए थे, बोले थे टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक, मतलब वेपर प्रेशर को एक और तरीका से यदि हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में रहता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड और गैस किस में रहता है, इक्विलिब्रियम में, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। हम लोग को समझाएं तो बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जा रहा है। जैसे कि पहले मेरे पास सिर्फ था सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट बोल रहे हैं, सॉल्वेंट था पहले सिर्फ क्या था मेरे पास, सॉल्वेंट था। अब इसमें क्या हम ऐड कर दिए, सॉल्यूट ऐड कर दिए। क्या ऐड कर दिए, सॉल्यूट ऐड कर दिए। तो सॉल्यूट ऐड कर दिए तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, ऑटोमेटिक कम हो गया। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो अभी देखे ही हैं। अब जो वेपर प्रेशर जैसे कम हुआ तो यहाँ से क्या हुआ कि वेपर प्रेशर को बाहर वाला एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होना है। तो मतलब जो पहले उस टेम्परेचर पर हो रहा था, अब वेपर प्रेशर तभी इंक्रीज कर सकता है जब हम टेम्परेचर को क्या करें, इंक्रीज करें, ताकि अंदर का जो वेपर प्रेशर है वो बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए टेम्परेचर को तुमको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जब हम देखते हैं कि कभी भी कोई सॉल्यूट बाहर से ऐड कर दिया जाता है तो बाद में उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। समझ में आया क्या बोले हम, क्यों इंक्रीज हुआ। हाँ या ना, आवाज आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कि हम लोग के पास वेपर प्रेशर
क्या हुआ, कम हो गया था, तो टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ा ताकि अंदर का जो वेपर प्रेशर है वो बाहर के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो हम इसका ग्राफ बनाने का कोशिश करते हैं। तो यदि हम इसका ग्राफ बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा से हमको समझ में आएगा कि एक्चुअली में क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो हम क्या बनाने जा रहे हैं, ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो समझना है इसका ग्राफ। यहाँ पर हम लोगों के पास एक है एक्स एक्सिस और एक होगा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर क्या है हम लोगों के पास, यदि बात करते हैं तो इधर है हम लोगों के पास वेपर प्रेशर और इधर है हम लोगों के पास टेम्परेचर इन केल्विन। क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। अब यहाँ समझना, टेम्परेचर इन केल्विन इधर है और इधर है वेपर प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर कितना एटीएम का होता है, 1 एटीएम का होता है कि नहीं होता है एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल जो बाहर का प्रेशर होता है वो 1 एटीएम का होता है। तो तुम सोचो जब ये प्योर फॉर्म में होगा, जब ये प्योर फॉर्म में होगा तो उस समय प्रेशर कितना रहा होगा, 1 एटीएम। एक्सटर्नल प्रेशर और वेपर प्रेशर को बराबर होना है, तो एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटीएम है। तो 1 एटीएम का जब हम बात करते हैं तो उस समय हमको कोई टेम्परेचर्स मिला होगा प्योर फॉर्म में। तो उस समय जो टेम्परेचर मिला है उसको हम बोल दे रहे हैं, प्योर है इसलिए हम लिख दे रहे हैं T0B, ताकि पता चल सके कि प्योर फॉर्म में है। तब से हम लोग नोट वाला को क्या लिख रहे हैं, नोट वाला जो भी है उसको प्योर फॉर्म में समझ रहे हैं हम लोग, ताकि समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो तुम्हारा एक सॉल्वेंट था जो अलग अलग स्टेट में जा रहा था, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हमको देखने को मिला। जब अलग अलग जैसे जैसे वेपर प्रेशर कम होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मतलब अलग अलग टेम्परेचर्स पर अलग अलग वेपर प्रेशर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर वेपर प्रेशर 1 एटीएम हो गया वो मेरा क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ये वाला पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, मेरा बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या हुआ कि अब हम इसमें कुछ मिला दिए सॉल्यूट। अब सॉल्यूट जैसे मिलाएं, ये अभी सिर्फ सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है। अब जैसे सॉल्यूट मिलाएंगे वेपर प्रेशर क्या होगा, घटेगा। वेपर प्रेशर क्या होगा, घटेगा। तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, घट गया। ये किसके लिए था, सॉल्यूशंस के लिए। अब सोचो वेपर प्रेशर यदि घटा तो उसी टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए, मतलब उसी प्रेशर तक पहुंचने के लिए, वही 1 एटीएम का प्रेशर तक पहुंचने के लिए, तुम सोचो ही जो 1 एटीएम का प्रेशर है पहुंचने के लिए हमको थोड़ा आगे जाना पड़ा टेम्परेचर वाला लाइन में या नहीं जाना पड़ा, तो टेम्परेचर वाला लाइन में आगे जाना पड़ा। तो अब ये बॉइलिंग पॉइंट है मेरा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट होता ही है कि एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटीएम है। तो अब जो बॉइलिंग पॉइंट मिला वो हमको एक्स एक्सिस में थोड़ा आगे जाकर मिला, जिसको हम टीबी बोल दे रहे हैं। और साफ साफ दिख रहा है कि इधर वाला जो वैल्यू होता है एक्स एक्सिस में जब हम लोग जा रहे होते हैं तो वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। तो टीबी बड़ा है और टी नॉट भी क्या है, छोटा है। टीबी बड़ा है और टी नॉट भी क्या है, छोटा है। ये जो गैप है इसको हम लोग बोल रहे हैं चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। कितना बॉइलिंग पॉइंट में चेंज हुआ उसको हम लोग डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा टीबी से। तो हमेशा जब चेंज निकालते हैं हम लोग, तो चेंज हमेशा कैसे निकालते हैं हम लोग, बड़ा में से छोटा को घटाकर। तो डेल्टा टीबी यदि हम यहाँ से निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, टीबी माइनस टी नॉट भी होगा, क्योंकि टीबी बड़ा है और टी नॉट भी जो है वो क्या है, छोटा है कि नहीं। टीबी जो है वो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और जो टी नॉट भी है वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि हम आगे बढ़ते हैं तो ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे हम मोलालिटी बढ़ाएंगे, मतलब जैसे जैसे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन को बढ़ाने का काम करेंगे, वैसे वैसे
मेरा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ेगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि डेल्टा टी बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलालिटी के। यहाँ पे m जो है वो क्या है, मोलालिटी। ध्यान रखना है, पढ़े थे हम लोग मोलालिटी, स्मॉल m क्या था, मोलालिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। याद है, मोलालिटी में ही सिर्फ सॉल्वेंट था, बाकी सब जगह सॉल्यूशन था। तो डेल्टा टीबी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मोलालिटी के। अब यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मोलालिटी के, तो हम यहाँ से इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे और एक साइन लेकर आएंगे, कांस्टेंट लेकर आएंगे, जिसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। और यहाँ पर हम केबी से उसको डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, केबी से। देखो यहाँ पर हम तुमको एक चीज़ बताएंगे कि मोलालिटी का यदि हम फार्मूला बुक में देखेंगे तो मोलालिटी का फार्मूला इसी में पुट कर दिया जाता है और एक नया फार्मूला बना दिया जाता है। हम तुमको बोलेंगे कि मोलालिटी का इसी में फार्मूला पुट मत करो, मोलालिटी तुम साइड से निकाल लो, ठीक है, और उसको इसमें पुट कर दो, ताकि यहाँ पर तुमको ज़्यादा कैलकुलेशन ना दिखे, थोड़ा सिंपल दिखे। मोलालिटी तो हम लोग को निकालने आता है ना। ऊपर में क्या लिखते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। यदि सॉल्वेंट का वेट ग्राम में लिए हैं तो इसको किलोग्राम में बदलते हैं, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, तो 1000 ऊपर चल जाता है। ये वाला लिखे थे हम लोग। तो मोलालिटी तुम अलग से निकाल लो और उसको इसमें पुट कर दो। समझ में आया क्या बोले हम? हाँ, अब मान लो कुछ नहीं दिया हुआ है, जैसे मोल्स ऑफ सॉल्यूट बोल रहा है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते थे हम लोग, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ऐसे तुम फार्मूला बनाना चाहेगा तो देखो फार्मूला भी हम बता देते हैं, लेकिन हम प्रीफर करेंगे कि मोलालिटी अलग से निकाल लो, वहाँ पे पुट कर देना। जैसे देखो मोल्स के जगह लिख सकते हैं हम लोग मोल्स ऑफ मतलब गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहाँ पर जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है उसके बारे में ध्यान देना। हम सॉल्यूट को डिनोट कर रहे हैं 1 से और सॉल्वेंट को डिनोट कर रहे हैं 2 से। या फिर तुम जो भी मानना है उल्टा ले लो कि सॉल्यूट पहले था, मतलब सॉल्यूट बाद में ऐड किया तो उसको 2 कर देते हैं, और सॉल्वेंट स्टार्टिंग में था तो 1 कर देते हैं। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, ये तो सिर्फ मानने के लिए है। पहले सिर्फ सॉल्वेंट था तो 1 रहने दो, जब सॉल्यूट आ गया तो उसको 2 लिख दिए। ठीक, अब यहाँ से समझना हम जो बोल रहे हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट के जगह हम लिख सकते हैं गिवन मास। गिवन मास मतलब जो दिया हुआ है, मतलब W2 डिवाइडेड बाय क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, मोलर मास। किसका लिखेंगे, उसी का लिखेंगे, सॉल्यूट का ही लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। और यहाँ पर डिवाइडेड में कितना है, तुम गौर करो, नीचे में क्या था, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट यदि हम ग्राम में ही रखते हैं तो सॉल्वेंट का वेट कितना होगा, तो सॉल्वेंट को हम क्या लिए हैं, 1 लिए हैं, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, वेट लिखना है तो W1, और ऊपर में कितना है, इंटू 1000। तो बस यही वाला वैल्यू उसमें पुट कर देना है वहाँ पर m के जगह पर। ये जो तुम्हारा डेल्टा टीबी बराबर KB इंटू एम लिखा हुआ है, इसके जगह पर पुट कर देना है। और जो डेल्टा टीबी है वो क्या है, TB माइनस T0 B, TB माइनस T0 B। समझ में आ गया? तो देखो इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहता है उसमें तुमको ये निकालने बोलता है, मोलर मास निकालने बोलता है तुमको, तो ध्यान देना है, M2 निकालने बोलता है। तो बाकी सब पता रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो KB हम यूज कर रहे हैं, KB क्या था मेरा, कांस्टेंट था, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और जो डेल्टा टीबी है
इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ध्यान देना, डेल्टा टीबी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। केबी को क्या बोले समझ में आ गया, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। यदि तुमसे कोई पूछेगा तो इसको एक और नाम से जाना जाता है, मतलब उल्टा बोल सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, तो इसी का नाम है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। या फिर इसका एक और नाम है यदि हम बात करते हैं तो इसको बोला जाता है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या नाम है इसका, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे तो कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ रहता है, कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। लेकिन यदि हम इसको चाहें कि केबी क्या होता है इसको निकालने का, तो केबी का निकालने का भी दिया हुआ रहता है, लेकिन ध्यान रखना जो क्वेश्चंस है उसमें पता रहता है कि केबी कितना है। हम लोग को निकालने केबी कभी नहीं बोलता है, और केबी बोलेगा भी तो डेल्टा टीबी और एम के फॉर्म में ही बोलेगा। ठीक है, जो डेल्टा टीबी है और जो डेल्टा आगे हम लोग जो पढ़ेंगे उसको हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब ये जो के एफ और के बी दिख रहा है ना तुमको, मतलब अभी तो के बी का बात किए हैं, अभी हम लोग जब फ्रीजिंग का बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग के एफ का बात करेंगे। तो जो के बी होता है वो एक्सपेरिमेंटली हम लोग निकाल सकते हैं अलग अलग जगह पर, लेकिन कभी भी किसी क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है। ये तुमको लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं, के बी बराबर होता है यदि हम बात करते हैं तो R इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, R इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू टीबी का स्क्वायर, मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट आया था उसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब हीट ऑफ एंथैल्पी जो लगता है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इतना का जरूरत पड़ जाता है। इसीलिए क्वेश्चन में के बी निकालने नहीं बोलता है, के बी डायरेक्टली दे देता है। आर जो है वो तुम्हारा गैस कांस्टेंट है, M1 जो है वो मोलर मास है, TB जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है तुम्हारा। ठीक है, TB जो है वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि TB जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो प्योर सॉल्वेंट का होता है, तो ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ पर तुम T0 भी लिख लो ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो कि TB कौन सा TB है, ई वाला तो नहीं है, ई वाला नहीं है, क्योंकि ये जो है वो सॉल्वेंट पर डिपेंड कर रहा है तुम्हारा। तो यहाँ देखो M1 यूज किए हैं, क्या यूज किए हैं, M1 यूज किए हैं हम लोग। तो ये सबका वैल्यू दिया हुआ रहता है, इसको लेकर टेंशन नहीं रहना होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी ध्यान रख लेना है कि इसी को हम लोग इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। के बी बराबर इतना होता है R इंटू M1 जो है वह मोलर मास है, इंटू T0B किस लिए लिखे हैं, ताकि पता चल सके कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट का बात किया जा रहा है, और डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन, मतलब एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन किसका, सॉल्वेंट का ही लेंगे, सिंपल सी बात है। प्योर फॉर्म, जो प्योर फॉर्म में था उसके लिए, जो प्योर फॉर्म में था उसके लिए लेना है। ये समझ में आ गया। दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आर गैस कांस्टेंट, आर जो है तुम्हारा वो गैस कांस्टेंट 8.314 होता था ना जूल पर के में, जब हम लोग पुट करते थे तो आर का वैल्यू 2 कैलोरी होता था, या फिर तुम ई सुना होगा 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो गैस कांस्टेंट है, वो फिक्स है ना तुम्हारा वैल्यू। लेकिन वही बोल रहे हैं कि के बी कभी सॉल्व अलग से करने आता नहीं है। आगे बढ़े, तो ये वाला पार्ट हो गया तुम्हारा। जब अब पहले थ्योरी वाला पार्ट ही देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वाला जो पार्ट था तुम्हारा ही हो गया खत्म। इसके बाद हम लोग का डिप्रेशंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट।
क्या है इसके बाद हम लोग के पास? डिप्रेशंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, कि फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशंस होता है वो किस तरह से देखने को मिलता है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग, फ्रीजिंग का स्पेलिंग FREE होगा ना, फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जैसा नाम बता रहा है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा? कमी देखने को मिलेगा। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या देखने को मिलेगा? कमी देखने को मिलेगा। मतलब सबसे पहले यदि हम बात करते हैं कि यदि हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं, मिक्सिंग ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल का मतलब जो इजली वेपोराइज ना हो। डिजॉल्व कहाँ से आ गया यहाँ पे? वेपोराइज का बात कर रहे हैं, तो वोलेटाइल जो इजली वेपोराइज हो जाए। तो मिक्सिंग ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विथ सॉल्वेंट, यदि सॉल्वेंट के साथ मिक्स कर दिए तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? घट जाता है एज कंपेयर्ड टू प्योर सॉल्वेंट। चलो तुमको एक एग्जांपल बताते हैं पहले एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। तुम कभी गौर किया, घर में यदि खाना वगैरह बनता है, जैसे मान लो अंडा बॉईल करना हो या फिर कोई भी चीज़ बॉईल करना हो, सिझाना हो, काबली चना वगैरह जो सिझाना होता है, उसको जब सिझाना रहता है तो उसमें हम लोग या तो सोडा डाल देते हैं या फिर नमक डाल देते हैं। कभी देखा है, घर में गौर किया है? नमक डालते हुए देखते हैं। तो सोचो, उन लोगों को केमिस्ट्री नहीं आता है लेकिन काम वही कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा दे रहा है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो जल्दी सीझेगा, जल्दी बॉयल हो जाएगा। इसीलिए वो पानी जो था प्योर चीज़, उसमें मिला दिया सॉल्यूट। फिर तुम सुना होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला एग्जाम्पल बताते हैं तुमको। मछुआरा वगैरह लोग को देखना, जो मछली वगैरह बेचता है या फिर जो आइसक्रीम बेचता है घूम घूम के, वो सब देखना, जो बर्फ़ रखता है उसमें नमक मिला देता है। तो बर्फ़ में यदि हम नमक मिला देते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? घट जाता है, जिसके कारण वो ज़्यादा देर तक चल सकता है, जल्दी मेल्ट नहीं होने वाला है, ज़्यादा देर तक चलेगा। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो गया और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया। यहाँ पे समझना ये उसी तरह से है। तो पहले तो यदि हम बात करते हैं तो सेम उसी तरह का ग्राफ का ज़रूरत पड़ेगा हम लोग को। स्टेटमेंट तो सेम होगा तुम्हारा, तो वो समझ में आ गया। तो इसमें भी वही है। सबसे पहला बात तो कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है यदि हम बात करते हैं उसके बारे में, तो फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होगा जब लिक्विड फेज का जो वेपर प्रेशर है और जो सॉलिड फेज का जो वेपर प्रेशर है वो दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या? जमने का बात कर रहे हैं ना, सॉलिड और लिक्विड का बात कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज। ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। या फिर सिंपली हम बोल सकते हैं कि लिक्विड और सॉलिड किस में आ गया? इक्विलिब्रियम में आ गया। एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर लिक्विड और सॉलिड किस में आ चुका है? इक्विलिब्रियम में आ चुका है। अब देखो इसमें क्या है समझना। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि लिक्विड और सॉलिड का जो वेपर प्रेशर है वो सेम हो गया। तो यहाँ पे समझना, इधर क्या था मेरे पास? टेम्परेचर इन केल्विन, इधर क्या है मेरे पास? वेपर प्रेशर। तो लिक्विड मतलब पहले क्या होगा मेरे पास? ये वाला पार्ट, पहले मेरे पास सॉलिड पार्ट होगा, फिर सॉलिड के बाद क्या जाता है? टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे लिक्विड होता है, मतलब जमा हुआ पार्ट है।
ये फ्रोजन पार्ट, अभी ये प्योर फॉर्म में है, समझना। ये जैसे फ्रोजन पार्ट है सॉल्वेंट का, प्योर पार्ट है, और इधर वाला जो है वो पिघल चुका है, इधर वाला क्या हो चुका है, पिघल चुका है, लिक्विड सॉल्वेंट। अभी क्या बोला कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर लिक्विड फेज का और सॉलिड फेज का दोनों बराबर है। तो तुम इस पॉइंट का जिक्र करो, यहाँ पर ये इस पॉइंट का यदि हम बात करते हैं तो इस पॉइंट पर फ्रोजन पार्ट भी है और लिक्विड पार्ट भी है, मतलब सॉलिड और लिक्विड दोनों है। और इस पे यदि हम बात करते हैं, इस पे यदि हम बात करते हैं, देखो ये वाला पॉइंट पर लिक्विड और सॉलिड दोनों है, और यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है वो दोनों का क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। तो सेम यदि हो गया तो ये जो टेम्परेचर हमको मिला, यदि हम इसको ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर लेकर आते हैं इस टेम्परेचर को, तो ये प्योर फॉर्म वाला है तो हम इसको T0F बोल दे रहे हैं। क्या बोल दे रहे हैं, T0F बोल दे रहे हैं, ठीक है। अब ये हो गया प्योर सॉल्वेंट का। अब यहाँ पर क्या किया, हम कोई सॉल्यूट मिलाएं जिसके कारण क्या इम्पैक्ट देखने को मिला, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो कम हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट था तो वो क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पे समझना, अब जब इसको मिलाएं हम तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ, इसका मतलब बेसिकली जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब हम ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर पहले के कंपैरिजन में क्या होता है, कम हो जाता है, कम होता है ना। तो तुम देखो पहले के कंपैरिजन में जो वेपर प्रेशर था लिक्विड फेज का और सॉलिड फेज का, पहले कंपैरिजन में क्या हो गया, कम हो गया। अब यदि कम हो गया तो तुम सोचो यहीं से जो सॉल्यूशंस आ रहा है मेरे पास, और इधर मेरे पास क्या है, जमा हुआ पार्ट है, फ्रोजन पार्ट है, ये मेरे पास क्या है, सॉल्यूशंस, और उधर मेरा क्या है, फ्रोजन पार्ट। तुम सोचो इसी टेम्परेचर पर देखो वेपर प्रेशर दोनों का बराबर नहीं हो गया, सॉल्यूशंस का और जो फ्रोजन पार्ट है उसका, कि नहीं हुआ। तो जैसे वेपर प्रेशर कम हुआ सॉल्यूशंस का, तो वो पहले ही क्या हुआ, पहले टेम्परेचर पर ही फ्रीज कर गया, फ्रोजन वाला पार्ट से मीट कर गया। पहले वेपर प्रेशर यहाँ पर सेम था दोनों का, वेपर प्रेशर यहीं सेम हो गया, मतलब अब जो फ्रीजिंग पॉइंट मिला पहले कंपैरिजन में, जिसको अब हम TF बोलेंगे, वो क्या हो गया, कम हो गया। और यहाँ पर भी जो चेंज होगा उसको हम क्या बोलने वाले हैं, उसमें वहाँ बोले थे डेल्टा TB, यहाँ पे बोलेंगे डेल्टा TF। क्या बोलेंगे, डेल्टा TF। यदि हमसे कोई पूछेगा कि डेल्टा TF क्या है तो हम बोलते हैं ये जो हमेशा होता है चेंज होता है, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे, तो बड़ा यहाँ पर T0F है माइनस TF है, वहाँ पे उल्टा था, वहाँ पे TB बड़ा था और T0 भी क्या था, छोटा था। समझ में आया। तो डेल्टा TF बराबर हो गया T0F माइनस TF, और जो डेल्टा TF है उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, जो डेल्टा TF है उसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी देखा गया। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो जिस तरह डेल्टा TF जो था तो वो देखा गया कि कितना हम लोग मोलालिटी, मतलब सॉल्यूट का ऐड करते हैं, मोल मतलब मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर भी जब हम इसको हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा TF बराबर आएगा कोई कांस्टेंट, तो यहाँ पर इसको KF लिख देंगे इस कांस्टेंट को, तो डेल्टा TF बराबर KF इंटू M आ चुका है, KF इंटू क्या आ गया, M आ गया। M क्या है, मोलालिटी, अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, इसको समझे हैं कि किस तरह से सॉल्व करके लिख सकते हैं हम लोग, वही चीज़ यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ अलग नहीं होने वाला है, अलग से सॉल्व करेंगे और डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर देंगे। कि KF जो है इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, तो KF जो है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं, कौन सा कांस्टेंट बोलना चाहिए, उसमें क्या बोले थे हम लोग, तुम याद करो, उसमें बोले थे हम लोग मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोले थे ना।
कि नहीं बोले थे, या फिर सिंपली बोले थे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम इसको सिंपली बोल सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट एलिवेशन बोल रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हुआ ना यहाँ पे, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसी को हम लोग सिंपली बोल सकते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोले थे उसको, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलल ध्यान रखना है, मोललिटी का बात कर रहे हैं इसलिए मोलल बात किया जा रहा है। या फिर उसको क्या बोले थे हम लोग, इबुलियोस्कोपिक, इसको हम लोग बोलते हैं क्रायोस्कोपिक। सब इसी का नाम है यदि हम बात करते हैं तो, ठीक है। के एफ का वैल्यू ऐसे क्वेश्चंस में दिया रहता है, लेकिन यदि हम के एफ सॉल्व करना चाहें तो उसके लिए वही फार्मूला जो तुमको पहले बोले थे, आर इंटू मोलर मास था इंटू वहाँ पे क्या था, टी बी था, यहाँ पर क्या होगा टी नॉट एफ होगा। उसके बाद वहाँ क्या था 1000 इंटू जो एंथैल्पी था वेपोराइजेशन का था, यहाँ पर फ्यूज़न का होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम सॉलिड लिक्विड का बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर गैस का बात किए थे इसीलिए फ्यूजन पुट किए थे, मतलब वेपोराइजेशन पुट किए थे। यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड का बात कर रहे हैं, फ्रीज का बात कर रहे हैं जमने का, तो डेल्टा एस फ्यूजन पुट हो जाएगा। आर वही गैस कांस्टेंट है। के एफ और के बी हम पहले बोले दिया रहेगा, के एफ और के बी का यूनिट का बात नहीं किए थे हम, यदि हम बात करते हैं तो के एफ और के बी का तुम यूनिट यहाँ से निकाल सकता है, के एफ और के बी का यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, देखो के एफ जो है या फिर के बी, उसको क्या लिखेंगे हम, डेल्टा टी एफ डिवाइडेड बाय मोलालिटी। तो जो डेल्टा टी एफ है टेम्परेचर है, उसका यूनिट क्या होगा, केल्विन होगा। तो इसका केल्विन हो गया, और इसका क्या होता है मोल पर केजी। तो मोल पर केजी यदि लिखेंगे तो केजी ऊपर आ जाएगा, तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा केल्विन केजी पर मोल। केल्विन केजी क्या होगा, पर मोल होगा, दोनों का यूनिट होगा। इस तरह से ये वाला भी टॉपिक तुम्हारा हो गया जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का खत्म हो गया। इसमें भी यही काम करना है, याद रहेगा डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम। एम क्या है मोलालिटी, के एफ के बी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। जब डेल्टा टी एफ लिखेंगे तो डेल्टा टी एफ जो है वो क्या है, डिप्रेशन है, मतलब कितना कमी हुआ है। तो इसमें बड़ा जो है वो कौन है, ओरिजिनल वाला पार्ट। तो टी नॉट एफ माइनस क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, टी नॉट एफ माइनस टी एफ कर रहे हैं। लेकिन जब वही बॉइलिंग पॉइंट वाला में लिख रहे होते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, टी बी माइनस टी नॉट बी। ये समझ में आया कि नहीं आया। अब इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस दिया हुआ है हम लोग के पास, यदि हम बात करते हैं तो। अब हम लोग के पास जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बचा हुआ है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर वाला। कौन सा बचा हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर। 4 को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था ना हम लोग के पास, कि नहीं था। तो 3 हो गया, चौथा बचा हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम लोग समझेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है अगले क्लास में। अभी के लिए इतना पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है।